नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रश्मि पानी और आप देख रहे हैं लाइव इंडिया टीवी। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबर। बांदा में एक अजीबोगरीब मामले पर उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने संज्ञान लिया है, जिस पर आरोपी के पक्ष में स्टे देते हुए स्पष्ट लिखा है कि यह मामला तो आरोपी पर बनता ही नहीं है। 3 आवारा कुत्तों द्वारा एक युवक को काट लेने के बाद पुलिस द्वारा मामला दर्ज कर कोर्ट में चार्जशीट दाखिल करने का है, जिसके चलते हमारे संवाददाता भगत सिंह ने हाईकोर्ट इलाहाबाद के वकील ज्ञानेंद्र सिंह और बांदा के क्रिमिनल मामलों के जानकार शैलेंद्र सिंह परिहार से खास बातचीत की। नमस्कार, आज हम के खास इंटरव्यू पे यहाँ बैठे हैं और आपको मैं बता दूं कि आज एक ऐसा अजीबोगरीब केस आया है जिसे माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने उस पर स्टे दिया है और उस पर खास चर्चा करेंगे कुछ उन धाराओं पर। यहाँ हमारे पास एक्सपर्ट बैठे हैं और उनसे चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं आपको परिचय करा दूं कि आप हमारे साथ हैं माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद से एडवोकेट हैं। सर, आप अपना परिचय हमारे दर्शकों के। मैं ज्ञानेंद्र सिंह एडवोकेट इलाहाबाद हाई कोर्ट जी। और आप हमारे एक और वकील साथी हैं, इनसे भी चाहूंगा कि अपना परिचय दें। मेरा नाम शैलेंद्र सिंह परिहार एडवोकेट है और मैं क्रिमिनल लॉ से LLM हूँ और क्रिमिनल लॉ की प्रैक्टिस करता हूँ। मैं आपको बता दूं कि एक अजीबोगरीब मामला जहां यहाँ बांदा के तिनवारी थाना अंतर्गत एक मामला आया था, जहां एक व्यक्ति को कुछ कुत्तों ने काटा था। कुत्तों ने काटा और मामला बना आवारा कुत्तों के काटने का, लेकिन उसमें एक दूसरे व्यक्ति को फंसा दिया गया जो फर्जी FIR दर्ज की गई और उनमें उन धाराओं को इस्तेमाल किया गया जो धाराएं उन पर बनती ही नहीं थी। आज उन धाराओं के बारे में हम एक्सपर्ट से बात करेंगे। सर, ये इसमें एक जो हाई कोर्ट का जो स्टे ऑर्डर आया है, इसमें 289 और 324 IPC की धारा की बात की गई है। ये क्या है धाराएं? जी, 324 में ये है कि आपको खतरनाक आयुधों या साधनों द्वारा स्वेच्छा से उपहत कारित करना, ठीक है। इसमें लगभग 3 वर्ष की सजा है। और 289 अपने कब्जे में किसी जीव जंतु के संबंध में ऐसी व्यवस्था करने का कि किसी व्यक्ति को घोंप देना या काट लेना, इसमें 6 मास की सजा और अधिकतम 1 साल की सजा। अभी परिहार साहब बैठे हैं। परिहार साहब, इन धाराओं में ये धाराएं कहाँ कारित होती है? क्या जानवर के काटने पर भी इन धाराओं का इस्तेमाल हो सकता है? बिल्कुल, मैं आपको बताता हूँ। अभी जैसे हमारे काबिल दोस्त मिस्टर ज्ञानेंद्र सिंह ने आपको परिभाषा के बारे में बताया, मैं यहाँ स्पष्ट करना चाहूंगा एक उदाहरण देकर के कि जैसे अगर मेरा कोई पेट एनिमल है और वो किसी भी मानव को, किसी जीवन को संकटापन्न कर रहा है, तो 289 तब उस पोजीशन पर बनेगी मेरे ऊपर। अब हम अगर 324 की बात करें तो उसमें खतरनाक आयुध शब्द का इस्तेमाल है, यानी अगर खतरनाक आयुधों द्वारा किसी व्यक्ति के जीवन को संकट पहुंचाया जाता है, उससे घोर उपाधि पहुंचाई जाती है, तो 324 बनेगी। जैसा अभी आपने प्रकरण बताया कि किसी कुत्ते के काटने पर ये धाराएं ह्यूमन बीइंग पर लगा दी गई, तो ये मैं स्पष्ट करना चाहूंगा यहाँ पर कि 324 और 289 दोनों ही प्रकरणों में इस व्यक्ति पर नहीं लगेंगी। यहाँ पर वजह ये क्योंकि जो IPC है हमारी, वो व्यक्ति को डिफाइन करती है और व्यक्ति पर ही उसे पनिशेबल किया गया है, किसी पशुओं पर या जानवरों पर नहीं किया गया। और जैसा आपने बताया, कुत्ते के काटने पर वो धाराएं ह्यूमन बीइंग के ऊपर नहीं लगाई जा सकती। अभी अगर हम बात करें इन जो FIR जो दर्ज हुई है, मेरे हाथ पे वो पेपर भी है जिसमें इसमें स्पष्ट किया गया है कि जो तिनवारी था SO हैं, उन्होंने एक द्वेषपूर्ण कार्य करते हुए इस व्यक्ति को एक परेशान करने की नियत से, ये पहली FIR नहीं है, ऐसी कम से कम 10 FIR हो चुकी हैं, और लेकिन किसी में भी उनको ना तो कोर्ट ने उनको पर सजा दी है और अभी भी मुकदमा विचाराधीन है। लेकिन वहाँ के जो SO हैं, उन्होंने इनकी चार्जशीट तक खोल दी है, ऐसा भी संज्ञान में आया है। तो आज हम अभी बात करेंगे सर, ये जो FIR हुई और जिस पर आपने वहाँ माननीय उच्च न्यायालय से स्टे लिया, तो किन किन बिंदुओं पे आपने चर्चा की और किस तरह आपको स्टे प्राप्त हुआ? सबसे पहले तो मैं एक चीज़ आपको ये बता दूं कि माननीय न्यायालय खुद अचंभित रह गया जब माननीय न्यायमूर्ति राहुल चतुर्वेदी साहब के कोर्ट में मुकदमा प्रकरण उठाया गया, जिसमें 8/12/2020 को इसमें स्थगन आदेश जारी करते हुए अपोजिट पार्टी जो वादी मुकदमा है उसको नोटिस जारी कर दिया गया और 4 सप्ताह का समय देते हुए बोला कि इसमें आप अपना जवाब दाखिल करिए। और इसमें मजिस्ट्रेट महोदय को भी इंगित किया गया और हास्य का विषय बनाया गया कि दरोगा द्वारा जो भी कार्रवाई की गई और मजिस्ट्रेट द्वारा उसमें प्रसंज्ञान ले लिया गया, ये भी
सीजीएम के माध्यम से अपोजिट पार्टी को नोटिस तलब करके 4 सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने के लिए समय दिया गया है और मुलजिमानों को तब तक के लिए अग्रिम आदेश तक स्थगन आदेश प्रदान किया गया है। अगर हम बात करें कि इन धाराओं में जो एफआईआर दर्ज हुई है और इन धाराओं के लिए जो स्थानीय अदालत को छोड़ करके माननीय उच्च न्यायालय तक जाना पड़ा, तो क्या इन अदालतों में यहाँ स्थानीय अदालत पर इसका समाधान नहीं हो सकता था सर? बिल्कुल हो सकता था। जैसा कि भी मैंने बताया कि जब ये मामला चार्जशीट कोर्ट में आई, तो अगर हम देखें इस चैन को, तो सबसे पहला इसमें दोषी था आईओ, जिसने इन्वेस्टिगेशन किया। उसने गलत बिंदुओं पर या गलत धाराओं पर चार्जशीट फाइल की। सीओ पेशी के बाद वो न्यायालय आती है, यानी वो दोषी सीओ भी है जिन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया कि ये व्यक्तियों पर वो धाराएं लगाई जा रही हैं, जबकि काटा पशु ने है। ठीक है। इसके बाद प्रसंज्ञान लेने के समय ऑनरेबल कोर्ट यानी जो सीजेम साहब हैं, उनको भी इस पर गौर करना चाहिए था कि क्या ये धाराएं इस पर बनती हैं, तब प्रसंज्ञान लेना चाहिए था। इसी पर कल टिप्पणी करते हुए ऑनरेबल हाई कोर्ट ने ये चीज कही। इट इज वेरी सरप्राइजिंग, यानी कोर्ट को भी सरप्राइज हो रहा था कि यह चार्जशीट भी लगाई गई इस तरह के प्रकरण में, और चार्जशीट लगाने के बाद जो लोअर कोर्ट है उसने प्रसंज्ञान भी ले लिया। तो क्या है इसमें, अगर हम बात करें कोर्ट के यहाँ स्थानीय लेवल पर यहाँ सीजीएम कोर्ट की, तो सीजीएम को महोदय को भी इसमें संज्ञान लेना चाहिए था, देखना चाहिए था, लेकिन पता नहीं किन अपरिहार्य कारणों बस उन्होंने संज्ञान नहीं ले पाए और ये मामला यहाँ से माननीय उच्च न्यायालय तक गया। अगर इस तरह की एक्टिविटीज जो पुलिस के द्वारा की जा रही है, क्या वो कानूनन का रूप से इस वैधानिक सरकार में क्या उसको वाजिब कहा जा सकता है? बिल्कुल वाजिब नहीं है, और मैं ये कहूंगा कि ये मिसयूज ऑफ प्रोसेस है, मिसयूज ऑफ लॉ है, और ऐसे सैकड़ों उदाहरण हैं। ये जो आपने प्रकरण बताया, ये तो बड़ी बात है कि ये हाईकोर्ट तक गए। कैसे लोग ऐसे हैं जो बुंदेलखंड में इतने गरीब हैं कि वो यहाँ लोअर कोर्ट तक नहीं आ सकते, उनको विधिक सेवा प्राधिकरण से वकील लेना पड़ रहा है, उनको कुछ भी जानकारी नहीं है कि हमारे विरुद्ध जो मुकदमे पंजीकृत कराए जा रहे हैं वो उन पर वो धाराएं बनती भी हैं कि नहीं बनती। उन पर जनरली सरसरी तौर पर प्रसंज्ञान ले लिया जाता है और उनको पूरा ट्रायल फेस करना पड़ता है। तो ये मैं कहूंगा कि टोटल ये मिसयूज ऑफ प्रोसेस है और मिसयूज ऑफ लॉ है। अगर ऐसे जो आईओ है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है, इनके खिलाफ अगर कार्रवाई नहीं की जाती तो ये सीधी तौर पर, मतलब मैं इसको ये बोलूंगा कि आर्टिकल 21 का उल्लंघन है। अगर कहीं ना कहीं अगर इस तरह की जो समस्याएं यहाँ आती हैं, और सर एक और अहम सवाल मैं जो माननीय उच्च न्यायालय के अधिवक्ता हैं इनसे करूंगा कि जिस तरीके से पुलिस ने इस व्यक्ति की चार्जशीट को ओपन किया है, तो चार्जशीट ओपन करने के लिए क्या क्या तैयारी पुलिस को करनी पड़ती है और कब कर सकते हैं? चार्जशीट की बात नहीं है, हिस्ट्री सीट की क्षमा करें, हिस्ट्री सीट के बारे में आप बताएंगे। हिस्ट्री सीट के लिए कौन कौन सी प्रक्रिया पुलिस को करनी पड़ती है? क्या हिस्ट्री सीट किसी की भी ओपन की जा सकती है? नहीं, बिल्कुल नहीं की जा सकती। उसके लिए पुलिस रेगुलेशन एक्ट है, और जो जरूरी तथ्य उसके ये हैं कि उसे कम से कम 2 से 3 पृथक मामलों में जो है दंड मिला हो और वो कन्विक्टेड हो। ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ जो क्रिमिनल हिस्ट्री शीट फाइल की जा सकती है, और इनके अलावा कोई कारण नहीं है कि आप किसी भी व्यक्ति के ऊपर एक मुकदमा उसके ऊपर दर्ज है, यहाँ पर हिस्ट्री शीट खोल देते हैं। जैसे भी थाना तिंदवारी के ही एक प्रकरण में जो ये आपने बुद्धि विकास का नाम लिया, इस पर भी हिस्ट्री शीट खोली गई जो टोटली इलीगल है, क्योंकि ये दोषित अपराधी नहीं है और सामान्य धाराओं में कभी भी हिस्ट्री शीट नहीं खोली जाती। वो हैबिचुअल ऑफेंडर होना चाहिए, यानी उसे बार बार अपराध में लिप्त होना चाहिए, तथा उसे कम से कम पृथक 3 मामलों में सजायाफ्ता होना चाहिए। तो ये तो पूरी तरीके से गलत है और एक्सटेंशन में किया जा रहा है। बिल्कुल। अभी मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से बुद्धि विकास के ऊपर ये कार्य कारित किए गए हैं, ये किसी मामले में क्या सामाजिक स्तर पर इनको क्या उचित कहा जा सकता है? बिल्कुल उचित नहीं कहा जा सकता, और मैं ये कहूंगा कि ये जैसी लड़ाई लड़ रहे हैं, ये लड़ाई लड़े और इनको बिल्कुल जैसे बोलते हैं सत्यमेव जयते, तो सत्य की विजय होगी और डेफिनेटली इनको रेमेडी मिलेगी। न्यायालय पर पूरा भरोसा रखें, इनको हर जगह न्याय की जीत मिलेगी। हमारे साथ हैं जिनके ऊपर आरोप लगाया गया था और जो आज हाईकोर्ट के इस स्टे ऑर्डर के बाद काफी प्रसन्नचित हैं, बुद्धि विकास जी। बुद्धि विकास जी, क्या मामला था और कैसे आपके ऊपर ये आरोप लगे? सर्वप्रथम हम बताया कि हम उस दिन तो बांधव में थे। श्री ब्रजराज सिंह परिहार साहब सीनियर क्रिमिनल लॉयर हैं, जिनको अपना गुरुजी मानते हैं, बाबूजी मानते हैं, और हमारे शैलेंद्र सिंह परिहार छोटू भैया हम उनको सगा भाई मानते हैं। उनके
मार्गदर्शन पे ही हम अब जो लड़ाई लड़ रहे हैं। नहीं तो इस समय अगर मैं यहाँ पर ना आता तो शायद मैं इस समय जेल पर होता। इससे पहले जिस दिन मेरे पर FIR लिखी गई कि किसी कुत्ते ने काट लिया और FIR मेरे ऊपर लिख देगी, मेरे छोटे भाई के ऊपर लिख देगी, तो बाबूजी ने कहा कि ये अपराध बनता ही नहीं है। तो उन्हीं के मार्गदर्शन से श्री शीलेंद्र सिंह परिहार भैया जी ने वो हाई कोर्ट भेज दी, मुझसे बगैर बताए, मुझे पता भी नहीं चला। ऐसा नहीं कहा था जी। ऐसा हो सकता है तुम